ओके, ये हमारा और आप लोगों का अभी जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। जब हम और आप लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ा तो आपके कोर्स के अंदर है कि जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स होते हैं इसका आखिर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है। नो डाउट ये टॉपिक बहुत ज़रा इजी है, किसी किस्म की डिस्कशन करने की ज़रूरत इसके ऊपर नहीं है, पर आपके साथ टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उधर ही मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अपने बुक में बल पॉइंट के साथ उधर पे आप लोग इसके ऊपर पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आएगा, तो जिनको हम और आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं उन्हीं में से होगा। किसी किस्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है, फिक्स बातें हैं, वो फिर आप लोगों को याद होने चाहिए। इसलिए अभी जिस चीज़ को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं इनमें आपके साथ टेक्स्ट बुक प्लस आपके साथ कोई बल पॉइंट या पेंसिल होना चाहिए, ताकि जो भी पॉइंट मैं बताऊं वो फिर आप इस किताब ही के ऊपर आप इसको नोट करते जाएं। तो हमारा और आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, प्लस इस चैप्टर के आखिर में कुछ डिजीजेस हैं, उनमें से भी एक दो पॉइंट्स हैं आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि किसी भी चैप्टर के आखिर पे जो डिजीजेस हैं इनको हम और आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ और छोटे मोटे टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं, लेकिन आखिर में जब हमारा और आप लोगों का ये लेक्चर, ये हमारा और आप लोगों का जो कोर्स क्लोज हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक लेक्चर ज़रूर दूंगा, आपको फिर बताऊंगा कि इन डिजीज़ और कुछ और जो आसान टॉपिक्स हैं जिनको हम और आप लोगों ने जोड़ा हुआ है, हर एक चैप्टर में मैं इनको डिस्कस कर लूँगा कि इनके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं। डिजीज़ हो या कोई और टॉपिक हो, आसान होंगे, इनको फिर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हर एक चैप्टर के अंदर थोड़े से जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बातें बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, उनको मैंने कोशिश की हुई है कि उनको हम पहले कवर कर सके। तो अभी अगर आपके साथ टेक्स्ट बुक है, जो कि होना भी चाहिए, और बॉल पॉइंट है, नहीं है तो फिर साथ ही अपने साथ इसको लें और आप इसके ऊपर नोट करते जाएं। और वो है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, और इसमें जो हमारा पहला है वो है हेरोइन। तो अगर आप लोग हेरोइन के पहले लाइन में देख ले, लिखा हुआ है हेरोइन इज एन इलीगल हाईली एडिक्टिव ड्रग। तो प्लीज आप लोग हाईली एडिक्टिव ड्रग को आप लोग अंडरलाइन कर ले और इसके ऊपर आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिख दे। ये बात दफा एमसीक्यू में आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो हाईली एडिक्टिव है। हो सकता है वहां पे हेरोइन हो, शराब हो, चरस हो, भंग हो। फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हीरोइन है वो हाईली एडिक्टिव ड्रग है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ हीरोइन के अंदर। आखिर में फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा या आप लोग खुद ही मुझे बता देंगे कि हीरोइन के अंदर हमारे जो टोटल पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो कितने हो गए हैं। बाकी जो मैं छोड़ रहा हूं इसको बेशक आप लोग छोड़ दे, मुझे उम्मीद है वो इतने जरा इंपॉर्टेंट है नहीं। नंबर 2, अगर आप लोग देख लो उसने फिर लिखा हुआ है हेरोइन इज प्रोसेस्ड फ्रॉम मॉर्फिन। तो मॉर्फिन को आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे। लेकिन मॉर्फिन के नीचे अगर आप लोग मेडिकल यूज में आ जाए तो उसने पहले लाइन में फिर लिखा हुआ है डाइमॉर्फिन एंड डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये तीनों के तीनों आपका एक पॉइंट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कहीं कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया, वो आपको दे देगा कि मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन या डाई एसिटाइल मॉर्फिन ये किस चीज़ के लिए, यानी केमिस्ट्री में, बायो में हम इसको किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो आमतौर पे हीरोइन ही के लिए होता है। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे और किसी बंदे ने अगर हीरोइन वगैरह कुछ वो ली हुई है और आप इसको टेस्ट कर ले और ब्लड में इसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो फिर ऐसे नहीं लिखते कि इसके ब्लड के अंदर हीरोइन जो है वो पाया गया, मतलब कि इस बंदे ने हीरोइन पिया हुआ है। वो बाकायदा तौर पे लिख लेते हैं कि इसके ब्लड में मॉर्फिन है, डाइमॉर्फिन है या डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। इसका मतलब कि वो हीरोइन है, यानी ये हीरोइन का केमिकल नेम है। इसी तरह से ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये जो और फोर्सेस होते हैं, जब ये किसी बंदे से हेरोइन वगैरह पकड़ लेते हैं तो बाकायदा तौर पे लिखते हैं कि हमने इसे इतना मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन या डाई एसिटाइल मॉर्फिन को पकड़ा हुआ है। तो ये हेरोइन का केमिकल नेम है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके जी, अब अगर आप लोग फिर हीरोइन के वो जो पहला छोटा सा पैराग्राफ है उधर पे आप लोग जाएं। अभी हमारे साथ फिलहाल 2 पॉइंट्स हो गए हैं, हाईली एडिक्टिव ड्रग है, और नंबर 2 जो दूसरा पॉइंट है वो ये है
कि जो हेरोइन है इसका जो केमिकल नेम है वो है मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन या डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तीनों के तीनों आप लोगों को याद भी होने चाहिए। अब अगर आप लोग फिर ऊपर जाए तो उसने फिर लिखा हुआ है मॉर्फिन के साथ ही ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ सर्टेन वेराइटीज ऑफ पॉपी प्लांट्स। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पूछा गया कि पॉपी प्लांट्स ये किस ड्रग का सोर्स है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हेरोइन का है। ये कहीं पूछा गया कि हेरोइन का सोर्स क्या है, तो फिर वो पॉपी प्लांट ही होगा। और पॉपी प्लांट यू नो कि ये हम और आप लोग जो अफ्यू ये ये जो हम और आप लोग इसको ये पिंडोडा जिसको हम और आप लोग पश्तो में कहते हैं, इसको हम और आप लोग पॉपी प्लांट कहते हैं। और इसका डायग्राम भी आपके कोर्स में यहाँ पे दिया गया है। आमतौर पे बाहर के मौसम में जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, इनके जो क्यारियाँ होती हैं, लॉन्स होते हैं, इसको उगाया जाता है। बहुत ही बारीक स्मार्ट इसका स्टेम होता है। ऊपर कोई इतना कोई गोल सी कोई ग्रीन सी चीज़ होती है, साइड पे रेड वो इसके पेटल्स भी होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आमतौर पे ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है एक्चुअल सोर्स है किस चीज़ का? पॉपी प्लांट, सॉरी ये हीरोइन का असल सोर्स है। इस प्लांट को हम और आप लोग पॉपी प्लांट हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे गंदम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से जो पॉपी प्लांट है ये बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर हुआ करता था। तो अफगानिस्तान अगर आप लोग देख ले, ये दुनिया में हेरोइन का सबसे बड़ा वो जो था वो इसको एक्सपोर्ट करता था, मतलब है कि इसको बाकायदा तौर पे इसकी इलीगल वो फ़रोख्त इसको करता था। जब वो तालिबान वगैरह वो जो आ गए तो इन्होंने इन पॉपी प्लांट्स की कास्ट के ऊपर पाबंदी भी लगा दी और जितना था उसको इरेडिकेट किया, उसको ख़त्म किया। तब जाके अगर आप लोग देख ले इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम हुई। जब प्रोडक्शन कम हुई तो फिर इसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल हमारे साथ हेरोइन के अंदर 3 पॉइंट्स हो गए हैं। नंबर 1 इसका हेरोइन का ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है। नंबर 2 डाइमॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, या ये जो मैं बता रहा हूँ इसका जो केमिकल नेम है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इसका जो सोर्स है वो पॉपी प्लांट है। अब अगर आप लोग इसके नीचे आ जाए तो उसने फिर ये बात लिखी हुई है कि मेडिकल यूज में जो सेकेंड लाइन है उसने वहां पे ये बात लिखी हुई है, इस प्रिस्क्राइब एज ए स्ट्रांग एनाल्जेसिक, यानी एनाल्जेसिक का लफ्ज जो है ना ये उसने लिखा हुआ है। और एनाल्जेसिक हम इस चीज को कहते हैं जो पेन किलर हो, यानी पेन किलर को हम और आमतौर पे इसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। लेकिन पेन किलर के लिए मेडिकल साइंस में एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, उसको हम और आप लोग सेडेटिव कहते हैं, SEDATIVE। और ये लफ्ज इसी ही चैप्टर में इन ही टॉपिक्स के अंदर आगे आएगा भी। तो एनाल्जेसिक और सेडेटिव में फर्क क्या होता है? एनाल्जेसिक पेन किलर यानी ऐसे दवाई, ऐसे मेडिसिन जो पेन को खत्म कर सके, इसके लिए हम इसको हम फिर एनाल्जेसिक कहते हैं कि ये मेडिसिन एनाल्जेसिक है, ये पेन किलर है। सेडेटिव भी कुछ और भी इसके यूजेस हैं, मतलब है कि कुछ और साइंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक मतलब सेडेटिव का ये भी है कि वो भी पेन किलर है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर हार्ट अटैक आ गया तो उधर पे भी पेन होता है, लेकिन वो बड़ा सीवियर पेन होता है। खुदा न खास्ता किसी बंदे की एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए, किसी बंदे को कोई शूट कर ले, तो इन केसेस में बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म का बॉडी पेन जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस सीवियर पेन को ख़त्म करने के लिए जिन मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम आमतौर पे एनाल्जेसिक कहते हैं। लेकिन सेडेटिव का मतलब है कि ये भी पेन किलर है, लेकिन वो पेन इतना सीवियर नहीं होता। इस तरह के सर दर्द है, बॉडी में ऐसे ही कोई पेन है हल्का टेम्परेचर वगैरह की वजह से, तो उसके लिए हम और आप लोग जिस मेडिसिन का हम और आप लोग यूज करेंगे उसको फिर कहेंगे कि ये पेन किलर है, लेकिन वो सेडेटिव है, कम पेन को खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेरोइन है वो एनाल्जेसिक है, यानी ये बहुत सख्त पेन को खत्म कर सकता है। अंडरस्टूड बात है, जो छोटे पेन्स होंगे उनको तो खत्म ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई चीज एनाल्जेसिक है वो सेडेटिव भी होगी। लेकिन जो सेडेटिव होते हैं, जो पेन किलर होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सर दर्द वगैरह में हम और आप लोग पैरासिटामोल, पैनाडोल वगैरह का यूज करते हैं, सो ये सेडेटिव है। पर अगर आप लोग देख ले जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, जब आप लोग देख ले किसी बंदे की के अंदर हार्ट अटैक वगैरह हो, कोई और टर्मिनल बीमारी हो, कैंसर वगैरह हो, तो उनमें सीवियर किस्म का पेन होता है, तो उनके लिए हम और आप लोग पैरासिटामोल वगैरह, पैनाडोल वगैरह का हम और आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज सेडेटिव है वो एनाल्जेसिक नहीं है, लेकिन ये शर्त है कि जो चीज एनाल्जेसिक होगी वो फिर सेडेटिव भी होगी। तो याद रख ले, ये जो हेरोइन होता है ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, लेकिन सीवियर पेन को खत्म कर सकता है। अंडरस्टूड बात है, जो छोटे छोटे पेन्स होते हैं इनको भी ये खत्म कर सकता है। इसलिए जो लोग हेरोइन पीते हैं
ये रोड वगैरह के ऊपर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जब इसके हेरोइन का वो नशा इसके ऊपर आ जाता है, इसके बॉडी के अंदर एक सीवियर किस्म का पेन शुरू हो जाता है, और जब ये आपसे पैसे मांगते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा खुद को इस तरह से जोर भी देते हैं, वहां पे पेन शुरू हो जाता है। इसकी पहचान ये होती है कि वो नशे वाला टाइम इसके ऊपर आ गया है। तो जो ही आप इसको लोग इसको पैसे देते हैं, वो फिर से हेरोइन ले लेता है। जो ही वो हेरोइन पी ले लेता है, हेरोइन एनर्जेटिक है, उसका जो पेन होता है वो फिर खत्म हो जाता है, तब जाके इसको एक किस्म की रिलीज भी मिल जाती है। तो एडिक्शन हम कहते ही इसलिए है कि वो इस तरह से इसका यूज्ड हो जाता है कि जब इसके बॉडी के ऊपर पेन आएगा वो हेरोइन को इस्तेमाल करेगा। तो अगर मैं पूछूं कि हेरोइन के अंदर अब तक कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 4 होने चाहिए। नंबर 1 हाईली एडिक्टिव ड्रग है। नंबर 2 मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, डाइसिटाइल मॉर्फिन, केमिकल नेम आप लोगों को बता दिया है, सोर्स बता दिया है पॉपी प्लांट, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हाईली एनर्जेटिक है। लेकिन अगर एनर्जेटिक है तो फिर ये सेडेटिव भी होगा, इसमें किसी किस्म का शक जो है वो फिर नहीं होना चाहिए। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं हेरोइन के अंदर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी एब्यूज है, मिस यूज है, उसके अंदर कोई खास पॉइंट है नहीं, ऐसे ही बातें हैं। अगर कोई इसको करेगा तो फिर इसके नेगेटिव असरात क्या होंगे, उधर पे कोई खास पॉइंट है नहीं। अब अगर आप लोग आ जाए कैनाबिस, सो कैनाबिस इसका पूरा यानी बॉटनी में नोमेनक्लेचर में इसका जो नाम है वो है कैनाबिस सैटिवा, आल्सो नोन एज मैरिजुआना। तो मैरिजुआना को अगर आप लोग अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर आप लोग उर्दू में पश्तो में आप लोग लिख दे बंग। बंग जो होता है ना, इसको हम और आप लोग मेडिकल साइंस में अंग्रेजी में हम इसको मैरिजुआना बंग को हम कहते हैं। रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द कैनाबिस प्लांट व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज ए साइकोएक्टिव ड्रग। ओके, पहली बात यह है कि कैनाबिस प्लांट है, लेकिन इस प्लांट का जो क्या है डायग्राम है, स्ट्रक्चर जो है वो अगले पेज के ऊपर इन्होंने ऐसे ग्रीन इसको शो किया हुआ है। ओके, और इस प्लांट को लोग बंग का प्लांट कहते भी हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ग्रीन होता है, लेकिन इसकी बड़ी तेज स्मेल होती है। ओके, तो ये जो कैनाबिस सैटिवा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंग है मैरिजुआना, इसका जो सोर्स है वो कैनाबिस सैटिवा है। इसका मतलब कि कैनाबिस सैटिवा से हम और आप लोग बंग को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बंग है मैरिजुआना है। अगर आप लोग इसी ही के बिल्कुल नीचे आ जाए, ये साइको एक्टिव ड्रग है। साइको एक्टिव ड्रग का मतलब ये है कि ये बंदे को साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है। अब अगर आप लोग हीरोइन का यूज देख ले मेडिकल साइंस में, वो एनर्जेटिक है, पेन किधर है, लेकिन अगर आप लोग मैरिजुआना बंग इसका मेडिकल साइंस में यूज देख ले तो वो साइको एक्टिव है। साइको एक्टिव का मतलब है कि ये बंदे को साइकोलॉजिकली एक्टिव रखता है, ठीक रखता है, आपको फिर नींद नहीं आती, आप एक्टिव होते हैं हमेशा के लिए। तो जो बंग है ना, ये बंदे को साइकोलॉजिकली एक्टिव रखता है। और अगर आप लोग आगे पेज अगले वाले पेज के ऊपर जाए तो फिलहाल हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं। कैनाबिस सैटिवा से जिस चीज को हम और आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैरिजुआना है। नंबर 2 मैरिजुआना साइको एक्टिव ड्रग है। आगे जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर 108 हशीश, कॉमनली कॉल्ड एज चरस। इसका मतलब यह हुआ कि चरस, हशीश, इसका भी जो सोर्स है ना वो कैनाबिस सैटिवा है। तो हमें एक बात की समझ आ गई है कि कैनाबिस सैटिवा से हम और आप लोग 2 चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक बंग है, एक चरस है। और अगर बंग साइको एक्टिव है तो अंडरस्टूड बात है जो चरस है वो भी फिर साइको एक्टिव होगा। इसलिए अगर आप लोग देख ले, ये जो चरस होते हैं ये आमतौर पे जो ड्राइवर लोग होते हैं, और पर्टिकुलरली वो ड्राइवर जो कि ये बड़ी बड़ी बसों को इधर पेशावर से किसी और जगह लाहौर, कराची वगैरह ले जाते हैं, तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा ये लोग चरसी होते हैं, ये ड्राइवर इनके चरसी होते हैं। ये चरस पी लेते हैं क्योंकि ये ड्राइविंग मोस्टली रात के वक्त करते हैं, तो रात में बंदे को नींद आ जाती है। तो अगर आप लोगों ने देखा वो आप बंदा गाड़ी के अंदर सो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो नहीं सोता, वो बड़ा एक्टिव होता है, वो बड़ा हशाश बशाश होता है। क्योंकि अगर वो चरसी है तो चरस के अंदर कमाल ये है, हशीश के अंदर कमाल ये है कि ये बंदे को साइकोलॉजिकली एक्टिव रखता है, उसको फिर नींद नहीं आती। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉपी प्लांट है इससे हम आप लोग एक ही चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो है हीरोइन, लेकिन जो कैनाबिस सैटिवा है उनसे हम आप लोग 2 चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो कोई और चीज नहीं है। इनमें से एक है बंग, एक है चरस, लेकिन दोनों के दोनों साइको एक्टिव है। चरस के साथ लिखा नहीं है, लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए क्योंकि इसका सोर्स एक है। और फिर लिखा हुआ है विच इज कंसंट्रेटेड रेजिन प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द फीमेल कैनाबिस प्लांट। बड़ा जबरदस्त पॉइंट कि जो कैनाबिस प्लांट है उनमें भी जो फीमेल्स होते हैं उनके फ्लावर से इस चरस को
कलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली आप लोगों को बता दूं कि जो बंग होता है वो इन प्लांट्स के लीव्स से एक्सट्रैक्ट होता है। इसका मतलब कि कैनाबिस सैटिवा के लीव से हम और आप लोग मैरिजुआना बंग कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो इनके फ्लावर्स हैं फीमेल प्लांट के, उनसे हम और आप लोग ये जो चर्स होता है इनको हम और आप लोग कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोनों का सोर्स एक है, तब जाके ये दोनों के दोनों हैं भी साइको एक्टिव। तो कॉन्सेप्ट ये है कि उधर पे बाकायदा तौर पे मैरिजुआना के साथ तो साइको एक्टिव लिखा हुआ है, चर्स के साथ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि चर्स भी साइको एक्टिव है। आप लोगों से बात पूछी जा सकती है। और अगर आप लोग फिर जाए, उसने फिर लिखा है हाश यानी हशीश कैन ऑफन बी मोर पोटेंट देन मैरिजुआना। इसका मतलब ये हुआ कि जो चर्स है इट इज मोर पोटेंट देन मैरिजुआना, सो चर्स इज मोर साइको एक्टिव देन द बंग वन। ये बड़े खूबसूरत पॉइंट से, प्लीज आप लोग इसको अंडरलाइन करते जाएं। मैं नहीं भी कह रहा हूं कि जिस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं वो फिर आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। तो ये जो चर्स है ये भी साइको एक्टिव है, लेकिन ये मोर पोटेंट है देन मैरिजुआना। इसका मतलब ये हुआ कि चर्स इज मोर साइको एक्टिव देन द मैरिजुआना, लेकिन दोनों का सोर्स एक है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये पॉइंट्स आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। कितने पॉइंट्स हो गए हैं अब आपके ज़हन में होने चाहिए कि कैनाबिस सैटिवा, इससे दो चीजें हम और आप लोग कलेक्ट करते हैं। नंबर वन, बंग वो इनके लीव से होगा, उधर पे शर्त नहीं है कि प्लांट मेल है या फीमेल है, दोनों के लीव्स आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जो चरस है, हशीश है, इसका जो सोर्स है वो फ्लावर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के फ्लावर्स, मेल वाले नहीं, उनसे आप लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो दोनों के दोनों ड्रग्स होते हैं, ये नर्वस सिस्टम का इसके ऊपर इफेक्ट ये है कि ये बंदे को साइको एक्टिव रखता है, साइकोलॉजिकली आपको एक्टिव रखता है। मेरे ख्याल में 3 पॉइंट्स हो गए हैं अगर हम और आप लोग पैरेलल जाए तो। अगर आप लोग इसके नीचे आ जाए मेडिकल यूज, उसने सेकंड लाइन में ये बात लिखी हुई है, अमंग दीज आर दी एमेलोरेशन ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग। नाजिया यूनो बंदे को बहुत दफा वो वोमिटिंग आती है, अजीब सी कैफियत होती है, लेकिन आप वोमिटिंग कर नहीं सकते। नाजिया हम इसको कहते हैं, वोमिटिंग तो प्रॉपर वोमिटिंग होती है। एमेलोरेशन हम कहते हैं बेटरमेंट। अगर किसी बंदे को नाजिया आ रहा है या वोमिटिंग आ रहा है तो उसकी एमेलोरेशन, उसकी बेहतरी के लिए, ताकि ये खत्म हो जाए, आपके अंदर ये कैफियत खत्म हो जाए। मेडिकल साइंस में इस चर्स और इस बंग को इस पर्पस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तब जाके आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो आम सिगरेट होता है निकोटीन, अगर कोई बंदा इसको पी ले तो यहां पे भी आपको इसकी स्मेल जो होती है ये बहुत ज्यादा बुरी लगती है। लेकिन अगर आप लोग चर्स को देख ले, बहुत दूर ही क्यों बंदा बैठा ना हुआ हो, अगर वो चर्स पी रहा है और उसका स्मेल, स्मोक जो होता है वो आपकी तरफ आ रहा है और आप इसको इनहेल कर रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी अजीब किस्म की प्लीजेंट, मतलब कि अच्छी सी इसकी जो है वो इफेक्ट जो होता है आप इसको सेंस कर सकते हैं। और क्यों कि इसका फायदा ये है कि ये वोमिटिंग और नाजिया को खत्म कर सकता है। तो चूंकि आमतौर पे अगर आप देख ले ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में या वैसे भी 24 आवर्स में आपकी बड़ी अजीब अजीब कैफियत होती है, जब आप इनको स्मेल करते हैं तो फिर आप अच्छा फील करते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसके 2 यूज हो गए हैं, साइको एक्टिव है और नाजिया और वोमिटिंग की एमेलोरेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इन्हीं के साथ देख ले, स्टिमुलेशन ऑफ हंगर, यानी ये हंगर को, आपको भूख दिलाता है। इसलिए अगर आप लोग चर्सी लोगों को भी कभी देख ले, ये जब भी चर्स पी लेते हैं इसके बाद जबरदस्त इसको भूख लग जाती है और A1 फूड फिर ये खा लेते हैं। आमतौर पे मीठी चीज बहुत शौक से खाते हैं। इनका अकीदा ये होता है कि ये नशे को और बढ़ा देता है, क्योंकि हमें पता है कि वो ग्लूकोज है फौरन डिजॉल्व हो जाता है और वो जो नशे वाली जो सिचुएशन होती है इसको और बढ़ा देते हैं। अदरवाइज जो लोग होते हैं पहले चर्स पी लेते हैं, कुछ टाइम के बाद ये हैवी फूड्स खाना वगैरह जो होते हैं इनको फिर खा लेते हैं। तो इसका एक फंक्शन ये भी है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने होंगे। और फिर लिखा हुआ है लोअर्ड इंट्राऑकुलर आई प्रेशर। अगर आप लोग आईज को देख ले, इसका एक खास ब्लड प्रेशर है और हम और आप लोग इसको टाइट रखते हैं, ऐसे हम और आप लोगों ने इसको रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप लोग आगे जाएंगे आईज वगैरह के अंदर कुछ सर्जरीज वगैरह करने पड़ते हैं, तो अगर आप लोग आईज को देख ले, जो इनके अंदर ये सर्जरीज या कुछ काम करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आप लोग इसको ओपन करने की कोशिश करें तो आप इसके ऊपर जोर लगाते हैं ऐसे, जब जोर लगाते हैं तो फिर उधर डॉक्टर के लिए मसला हो जाता है। तो फिर ये आमतौर पे क्या करते हैं कि वहां पे इन चर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस चर्स का एक मेडिकल यूज ये है कि ये आई के ब्लड प्रेशर को कम कर लेता है। और जब आई के ब्लड प्रेशर को कम कर ले तो फिर वो जो आईज होते हैं वो खुमार खुमार नजर आते हैं, यानी वो ऐसे ऐसे इसको फिर ये इसको ओपन करता है। वो इतने टाइटनेस उसमें नहीं होती, ब्लड प्रेशर इसके अंदर बहुत ज्यादा होता नहीं है। लेकिन 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 लेकिन
अगर आप लोग ये चरसी लोगों को वैसे देख भी ले, तो जो चरसी लोग होते हैं, अगर आप लोग इनके आईज को वैसे भी देख ले, इनके आईज से आपको मालूम होता है कि इनका जो है ऐसे ऐसे खुमार होते हैं कि ये बंदा है चरसी। तो अगर हम और आप लोग मेडिकल यूज देख ले, उधर हीरोइन का एक था और वो था कि ये एनाल्जेसिक है, लेकिन अगर आप लोग ये हीरोइन अगर आप लोग चर्स और इस मैरिजुआना के ऊपर आए, इसके जो मेडिकल यूजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। साइको एक्टिव ड्रग है, एमेडोरेशन ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग है, इनके अलावा ये क्या है, मैं बता, जो आइस का जो ब्लड प्रेशर है इनको कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ हंगर के लिए हम और आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा उसने ये बात लिखी भी है, इन जनरल एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, लेकिन वो जनरल है, इसमें जरा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये यानी इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट्स भी होते हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन वो जनरल है। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो वो जनरल एनर्जेसिक प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आमतौर पर एनर्जेसिक होगा, और जो एनर्जेसिक है ना वो हीरोइन है। तो इसके मेडिकल जो यूज है ना वो 4 है। तो ये दफा ये बात पूछी जाती है कि इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि हाईली एडिक्टिव है, इनमें से कौन सा ड्रग है जिनको हम कीमोथेरेपी में या वैसे ही हंगरनेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इनको ये क्या है हम इसको यूज करते हैं, वो कौन सा ड्रग है जिसका सोर्स जो है वो कैनाबिस सैटिवा है। ये बात आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। अगर आप लोग आ जाए फिर मैं ये क्या है एब्यूज और मिस यूज में, तो उसने वहां पे एक लफ्ज लिखा हुआ है तीसरे लाइन में, और वो है साइकोसिस। प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोसिस। ये जो अब किसी भी चरसी बंदे के साथ बैठ जाए, इनमें साइकोसिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज्यादा। कभी वो कहता है कि मैंने कल को मरना है, कभी वो कहता है मैं मर गया फिर मेरे बाद जो लोग बचेंगे वो क्या करेंगे, कभी क्या 24 आवर्स इनकी यही थॉट्स होते हैं। हालांकि अगर आप लोग इसको बाहर से देख ले, ये बहुत ही जरा खुश हशाश बशाश ये लगता है, साइकोलॉजिकली वैसा होता नहीं है। तो अगर जो लोग चर्च इस्तेमाल करते हैं वक्त के साथ साथ इनमें ये साइकोसिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जाते हैं, तब जाके आखिर में ये बहुत दफा सुसाइड कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इरिटेबल होते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह के सोच रखते हैं, साइकोलॉजी उसकी ऐसी ही होती है कि इन किस्म के तार्स उसके होते हैं, तो आमतौर पर इसकी जो फेस होती है ना वो भी अंडरस्टूड बातें खराब हो जाती है। क्योंकि इस्लाम के अंदर भी है, सोशली भी है, प्रैक्टिकली भी है कि अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी फेस की स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बन जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे सोचेंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपकी फेस के अंदर एक खास किस्म की अट्रैक्शन भी जो है ये प्रेजेंट होती है। तो जो चर्च वाले लोग होते हैं, चूंकि ये साइकोलॉजिकली ये इस तरह से सोचते हैं, तब जाके उनकी फेस की जो रीडिंग होती है ये भी फिर इस तरह से बन जाती है। तो कहीं पूछा गया साइकोसिस में कौन एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, हीरोइन है या शराब है या फिर ये चर्च होता है या फिर कोई और चीज ने दी होगी, निकोटीन है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चर्च ही होता है। निकोटीन के ऊपर आ जाए, ये कुछ 5-6 पॉइंट्स मेरे ख्याल में हो गए हैं, बता दिए हैं, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आ जाए निकोटीन के ऊपर, तो लिखा है निकोटीन इज एन अल्केलाइड, शाबाश है, अल्केलाइड को आप लोग अंडरलाइन कर ले। बाकी के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये अल्केलाइड है, इसका मतलब कि ये इसका पीएच जो है ये फिर 7 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 से ज्यादा है, तो अगर आप कोई बंदा निकोटीन को लेगा तो फिर आपके पीएच के ब्लड के पीएच को ज्यादा करेगा। और ये बात मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी कि अगर हम ब्लड के पीएच को ज्यादा करेंगे तो फिर वो शाइजोफ्रेनिक कंडीशन होगी, वसवसे होंगे, वहम होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगा, फियर होगा, इनको ये प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो निकोटीन है इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एल्केलाइड इन नेचर है, यानी ये ब्लड के पीएच को ज्यादा कर सकता है। और फिर लिखा हुआ है मेनली फाउंड इन टोबैको लीव्स, ये सब हर एक को पता होता है कि ये टोबैको जो है ये निकोटीन का सोर्स होता है। तो अगर आप लोग हर एक के बारे में सोचे, किसी का सोर्स पॉपी प्लांट है, किसी का सोर्स कैनाबिस सैटिवा है, किसी का सोर्स ये टोबैको लीव्स होते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं जो मैंने आप लोगों को निकोटीन के अंदर ये बता दिए हैं। अगर आप लोग निकोटीन के बिल्कुल आप लोग नीचे आ जाए, यानी बिल्कुल जो इसके मेडिकल यूज में जो सेकंड लास्ट लाइन ये वाला और बिल्कुल लास्ट लाइन, तो वहां पे ये उसने लिखा हुआ है निकोटीन इज यूनिक इन कंपैरिजन टू मोस्ट ड्रग्स
एज एक्ट एज बोथ नर्व स्टिमुलेंट, यानी ये न्यूरॉन को स्टिमुलेट भी करता है, एंड यू नो अगर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाए तो फिर इसके ऊपर नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाता है, और अगर नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाए तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, और अगर न्यूरोट्रांसमीटर बन जाए तो फिर जो न्यूरॉन होते हैं ये इनको रिलीज करते हैं। तो ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए तो हर एक स्टिमुलस का अपना न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो वही इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर हो भी जाता है। तो याद रख ले, कहीं पूछा गया कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो नर्व स्टिमुलेंट है, तो फिर निकोटीन होगा। और साथ में अगर आप लोग देख ले, उसने बात लिखी हुई है सेडेटिव ओब्लिक यानी पेन किलर, सेडेटिव भी है पेन किलर भी है, तब जाके मेडिकल साइंस में इसका एक यूज सेडेटिव पेन किलर है। कोई ये एनाल्जेसिक नहीं है, बहुत ज्यादा पेन को ये खत्म नहीं कर सकता, कम पेन को खत्म कर सकता है। तो मेरे साथ ये बहुत पहले से ये प्रॉब्लम थी जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो सिगरेट जो लोग पीते हैं, जो निकोटीन पीते हैं, ये आपके साथ गपशप भी लगाता है, सोया हुआ होता है, गाना वगैरह कर लेते हैं, अचानक जेब के अंदर हाथ और सिगरेट निकाल लेते हैं और ऑन कर लेते, इसको पीना शुरू कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इनको कैसे पता चल जाता है कि अब हम और आप लोगों ने इस चीज़ को पीना भी है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जो निकोटीन का लेवल कम हो जाता है तो इनके सर के अंदर अचानक हल्का हल्का, वजूद के अंदर हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। तब अचानक उसका जो हाथ होता है ये उधर पे चला जाता है, सिगरेट पी लेता है, उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन सेडेटिव होता है, तो उसका जो सर दर्द होता है और बॉडी के अंदर जो पेन होता है वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसको पता चलता है कि बॉडी के अंदर जो ही पेन शुरू हो जाए, इट इज इन इंडिकेशन इसको फिर और निकोटीन वगैरह की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग एब्यूज में आ जाए तो उसने मोटा मोटा ब्लैक सा बोल्ड सा लफ्ज़ लिखा हुआ है निकोटीन पॉइजनिंग। आसान भी है, कहीं वैसे पूछा भी किया एमसीक्यूज के अंदर कि निकोटीन पॉइजनिंग को कौन प्रोड्यूस कर सकता है, अंडरस्टूड बात है निकोटीन ही होगा। तो जिस तरह फूड पॉइजनिंग होता है इस तरह से निकोटीन पॉइजनिंग भी होता है। निकोटीन पॉइजनिंग क्या होता है, कुछ लोग अगर आप देख ले खाने के बाद या वैसे ही बैठे हुए होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, कोई और बंदा कर रहा है, वो स्मोक को इनहेल कर लेता है, जो इनहेल कर लेते हैं उसके अंदर वोमिटिंग, सर दर्द और ये वगैरह फिर शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बाद आप लोग फूड वगैरह बाजार वगैरह में खा लेते हैं और बंदे के अंदर फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग के मुकाबले में जो निकोटीन पॉइजनिंग है ये बहुत ज़्यादा लीथल है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको हम और आप लोग निकोटीन पॉइजनिंग हम इसको कहते हैं। तो इसका एक मिस यूज ये है कि ये निकोटीन पॉइजनिंग को भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। निकोटीन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब आ जाएं जी अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल में लिखा है अल्कोहल इज अमंग द मोस्ट हार्मफुल ऑफ ड्रग्स। ये जो हार्मफुल ऑफ ड्रग्स का लफ्ज है ना, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तो कहीं पूछा गया विच वन इज हाईली एडिक्टिव ड्रग, तो फिर वो हीरोइन होगा, एंड विच वन इज मोस्ट हार्मफुल ऑफ ड्रग्स, तो फिर ये अल्कोहल होगा। अब आप लोग अंदाजा लगाते हैं, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क होता है और एमसीक्यू का जो ऑप्शन होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये आप बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्यों इतना हार्मफुल होता है, इसलिए कि अगर आप लोग देख ले किसी भी चीज को आप लोग खा ले पी ले जो भी होता है, वो फर्स्ट ईयर में डाइजेशन में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि उधर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, उधर जाते हैं, उधर पे ये एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक सिर्फ इन चीजों को डाइजेस्ट करता है। पूरी जितनी भी चीजें हम और आप लोग डिस्कस करते हैं फूड वगैरह में, इनमें दो चीजें हैं, नंबर 1 अल्कोहल है, नंबर 2 एस्प्रिन डेस्प्रिन वगैरह। ये है कि ये इतने तेजी से हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं कि उधर स्टमक तक ये पहुंचते ही नहीं है, सॉरी उधर इंटेस्टाइन तक ये पहुंचते ही नहीं है, इंटेस्टाइन से पहले स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर ये पहले एब्जॉर्ब हुआ, इतना टाइम नहीं लेगा, तो अंडरस्टूड बात है इसका जो इफेक्ट होगा ये भी बहुत तेज होगा। तब जाके अगर आप लोग ये कमर्शियल वगैरह में भी देख ले कि अगर सर दर्द है तो एस्प्रिन और डेस्प्रिन जो ही वो दो ले लेता है फौरन सर दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि एस्प्रिन डेस्प्रिन वो स्टमक ही के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में इन्होंने इनको लिखा भी हुआ है, लेकिन सेकंड ईयर में जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तेज है वो ये शराब होते हैं, अल्कोहल होते हैं। इसलिए अगर आप लोग इसका असर भी देख ले बहुत तेजी से होता है, बाकी ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है, असर होता है, वो इतना तेज होता नहीं है। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल ऑफ ड्रग्स है कि जो ही बंदा पी लेता है फौरन इसका जो इफेक्ट होता है वो भी फिर शुरू हो जाता है। और उसने ये बात लिखी भी हुई, इट इज एब्जॉर्ब क्विकली। अगर आप लोग इसको एब्जॉर्ब क्विकली को आप लोग अंडरलाइन कर ले और इसके ऊपर आप लोग पॉइंट नंबर 2 लिख दे, तब जाके आपके लिए आसानी होगी। अगर आप लोग मेडिकल यूज में आ जाए, 2 पॉइंट्स हो गए हैं अल्कोहल के अंदर, शराब के अंदर, मेडिकल यूज के ऊपर आ जाए तो उसमें सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है एक्सेलेंट सॉल्वेंट।
बहुत जबरदस्त पॉइंट। कहीं पूछा गया विच वन इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो वाटर है, एंड विच वन इज एक्सेलेंट सॉल्वेंट, तो फिर ये अल्कोहल है। एंड कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, किसी और चीज के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो फिर ये आमतौर पे जो अल्कोहल होता है, शराब होता है, ये उनके अंदर इजीली सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि शराब एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, जिसके अंदर कोई चीज पानी के अंदर अगर सॉल्व नहीं भी होती, वो इनके अंदर सॉल्व हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और इनकी जो यूज है, यानी जहां पे एक्सेलेंट सॉल्वेंट का काम इस्तेमाल करता है, वो कफ सिरप होते हैं। ये जो हाइड्रालीन है, बेनाड्रिल है, ये और किस्म के जो मेडिसिन होते हैं जिसको हम आप लोग कफ के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें इस अल्कोहल का इस्तेमाल भी होता है। और जो लोग शराब पीते हैं, अगर बाद दफा इनको शराब अवेलेबल नहीं होते, तो ये मेडिसिन के हिसाब से आमतौर पे ये बेनाड्रिल, हाइड्रालीन, ये और किस्म के जो कफ सिरप्स होते हैं, इनको बहुत ज्यादा बॉटल्स को ले लेते हैं और इनको फिर इकट्ठा पी लेते हैं। तो इससे फिर इसको इतना अल्कोहल शराब इसको मिल जाता है, उसका जो असर होता है, उसकी जो डिमांड होती है, वो फिर पूरी हो जाती है। और तब जाके अगर आप लोग इनको देख भी ले, ये जो कफ सिरप्स होते हैं, इनमें भी बाकायदा तौर पे नशा होता है। शराब की तरह बंदा पी ले तो बंदे को फौरन नींद वगैरह आ जाती है, क्योंकि इसमें इनका इस्तेमाल होता है। तब जाके अगर आप लोग इसी ही के नीचे देख ले, तो उसने कफ सिरप का लफ्ज भी लिखा हुआ है। तो पता होना चाहिए कि कफ सिरप में कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है, वो अल्कोहल होता है। उधर पे आप लोगों को ऑप्शन दे देगा। और अगर आप लोग साथ में देख ले, बिल्कुल साथ में, तो लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक नेचर। एंटीसेप्टिक वो जो इसका नेचर होता है, अगर आप देख ले स्पिरिट वगैरह को हम और आप लोग एंटीसेप्टिक के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हॉस्पिटल में जाए, तो जहां पे वो तैयार पट्टी आती है, यहाँ पे जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे उसको पहले रब करते हैं। इनमें आमतौर पे अल्कोहल होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो बैंडेजेस वगैरह लगाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, इनमें आमतौर पे अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल को एज एन एंटीसेप्टिक भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पूछा गया कि इनमें से एंटीसेप्टिक नेचर किसका होगा, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग बिल्कुल नीचे आ जाए मिसयूज में या एब्यूज में, तो वहां पे इन्होंने एक लफ्ज लिखा हुआ है हेलोसिनेशन का। एंड हेलोसिनेशन क्या होता है, डेप्थ में हम और आप लोग नहीं जाएंगे, पर आप लोग को पता होना चाहिए कि कहीं पूछा गया हेलोसिनेशन कौन काज करता है, अल्कोहल ही होता है। ये कोई और ड्रग्स जो होते हैं, ये हेलोसिनेशन को भी इस्तेमाल सारी काज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग हेलोसिनेशन के साथ ही लफ्ज को देख ले, तो उसने एक लफ्ज लिखा हुआ है पेरोनिया। और अगर आप लोग इसी ही पेज 109 के ऊपर आप लोग जाएं, और बिल्कुल जो लास्ट पैराग्राफ है इसी ही पेज में, तो उसने बिल्कुल जो लास्ट पैराग्राफ है इफेक्ट्स ऑफ एब्यूजेस, तो लास्ट पैराग्राफ का जो पहला लाइन है, इसके बिल्कुल आखिर में इसने यूफोरिया का लफ्ज भी लिखा हुआ है। तो आप लोग पेरोनिया को भी अंडरलाइन कर ले, यूफोरिया को भी आप लोग अंडरलाइन कर ले। पेरोनिया और यूफोरिया ये दोनों के दोनों हेलोसिनेशन के टाइप्स होते हैं। पेरोनिया में बंदे को ऐसे वो सोचता है, ऐसे वो हेलोसिनेट करता है कि उनको वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जैसे अगर आप लोग आमतौर पे ईटा के स्टूडेंट्स को भी देख ले, जब इनका एग्जाम आता है, तो एग्जाम खत्म हो जाता है, वो कहीं फेल हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता कुछ और मसला हो जाए, तो फिर ये हेलोसिनेशन के अंदर चले जाते हैं। ये मैं वो छोटी सी वैसे समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो फिर सोचते हैं कि अगर मैंने ईटा नहीं किया, डॉक्टर नहीं बना, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये होगा, ये होगा। इस तरह इसको डिप्रेशन के अंदर ले जाते हैं। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर ये सुसाइड अटैक्स कर लेते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर लेते हैं, जो कि मैं आमतौर पे कहता हूँ नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और बहुत ज़्यादा रास्ते हैं हमारे साथ, और बड़े बेहतरीन फील्ड्स होते हैं हमारे साथ। लेकिन ये एक हेलोसिनेशन होता है जो कि बंदे को ले जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन की तरफ आपको चूंकि ले जा रहा है, तो फिर इस किस्म के हेलोसिनेशन को हम फिर पेरोनिया हम इसको कहते हैं। लेकिन बाद दफ़ा हेलोसिनेशन होता ही ऐसे है कि आपको वो डिप्रेशन की बजाय आपको खुशी की तरफ ले जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल ईटा आ रहा है, तो बाद दफ़ा आपको पता होता है कि मेरे मैट्रिक में इतने मार्क्स है, बेहतरीन मार्क्स है, एफएससी में मेरे इतने बेहतरीन मार्क्स है, ईटा में इतने मार्क्स को ले लूँगा। तो फिर आपको सोचों में पड़ जाते हैं कि मेरा एडमिशन होगा एमबीबीएस में, फिर मेरी जॉब होगी, फिर लोग इस तरह के मैं हार्ट के या किडनीज के या ब्रेन वगैरह के मैं सर्जरीज कराऊंगा, लोग होंगे, रश होंगे, बहुत ज़रा बात आपके ज़हन में सारा कुछ आ जाता है। इस तरह की गाड़ी होगी, बंगले होंगे, नौकर होंगे, इस तरह की ड्रेसिंग होगी, तो आपको खुशी की तरफ ले जाते हैं। तो इस किस्म की हेलोसिनेशन को फिर हम और आप लोग यूफोरिया कहते हैं। इसका मतलब कि ख्वाह वो पेरोनिया हो या ख्वाह वो यूफोरिया हो, इसको दोनों को हम और आप लोग हेलोसिनेशन कहते हैं। लेकिन एक आपको डिप्रेशन में ले जाता है, एक आपको खुशी की तरफ ले जाता है। तब जाके अगर आप लोग इस ये
शराब को भी देख ले, अल्कोहल को भी अगर आप लोग देख ले, ये मूवीज वगैरह में जब इनको वो जो एक्टर वगैरह होते हैं वो जब एक्टिंग करते हैं तो उधर जब आप लोगों को दिखाते भी हैं कि उधर पे उनके बाबा की डेथ हो गई होती है, इधर पे ये शराब पी लेता है, उसको हेलुसिनेशन में ले जाता है, लेकिन यूफोरिया में यानी शराब के मूड का पता नहीं चलता वो आपको, तो उधर पे वो डेथ होती है, लोग रोते हैं, उधर पे ये सेपरेट बैठा हुआ होता है और ये हंसता है। इसी तरह से अगर आप लोग देख ले कि उधर पे कोई शादी होती है, लेकिन हाँ उस शादी में वो उधर पे शराब पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है, उसको हेलुसिनेशन में ले जाता है, लेकिन वो पेरोनिया में, तो लोग इधर पे डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उधर पे वो आइसोलेटेड फार्म में बैठा होता है और वो रोना शुरू कर लेता है। तब जाके तो इस्लाम के अंदर ये शराब हराम भी है, सारे ड्रग्स हराम है, लेकिन ये पर्टिकुलरली है क्योंकि एक तो एब्जॉर्ब इक्वली क्विक होता है, मूड का पता नहीं चलता, दूसरी बात ये है तब जाके ये इस्लाम के अंदर हराम भी है। तो जितने भी ये पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके साथ शेयर कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स है प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर ले, इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेज नंबर 110 है, 110 है, इसमें अगर आप लोग देख ले तो उसने नर्वस डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं। डिटेल में हम और आप लोग नहीं जाएंगे डिजीज के अंदर, आखिर में आप लोगों को तरीका बताऊंगा, लेकिन इस साल के लिए आप लोगों ने जिस चीज को देखना है जरूर वो ये है कि नर्वस डिसऑर्डर्स आपके कोर्स में टोटल 5 है। अगर आप देख ले उसने लिखा है वास्कुलर, स्ट्रोक, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, स्ट्रक्चरल ब्रेन ट्यूमर, फंक्शनल हेडेक, डिजेनरेटिव अल्जाइमर डिजीज। तो आपसे ये बात क्या पूछी जा सकती है, पूछा गया कि अल्जाइमर डिजीज फितरतन नेचर के लिहाज से कौन सा वाला है, ये फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, इन्फेक्शियस है या डिजेनरेटिव है। सो यू शुड नो कि ये डिजेनरेटिव है। इसी तरह से कोई और डिजीज दी जाएगी, ब्रेन ट्यूमर कौन सा वाला है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल है, वो और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा। इसी तरह से आप लोगों से बात पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो इन्फेक्शियस है, तो उधर पे आप लोगों को ऑप्शन दे देगा स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, हेडेक, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस है। इसलिए जो 5 डिजीज है, हर एक डिजीज का नाम हर एक डिजीज के सामने वो उसने उसके वो क्या है वो जो पॉइंट है वो भी लिखा हुआ है। तो ये आपको पैरेलल याद होने चाहिए कि कौन सी डिजीज किस फितरत की है और जो कौन सी डिजीज है वो किस फितरत के अलावा ये जो है इस फितरत की ये कौन सी वाली डिजीज है। तो पैरेलल आप लोगों को याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।